नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारे 12 के विद्यार्थियों के लिए रहेगी और ये क्लास फिजिक्स की क्लास होगी और चैप्टर नंबर 2 से जुड़ी हुई है। तो जैसा कि चैप्टर नंबर 2 के जो कुछ पार्ट थे वो मैंने पहले ही पढ़ा दिए थे, तो जिन बच्चों ने उनको नहीं देखा है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन पार्ट्स को अवश्य देख लें। और साथ में जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे। साथ में बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाए और आप सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग को किस प्रकार से समझाया गया है और इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो चलिए बात कर लेते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पॉइंट पे आता है, उसकी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा फर्स्ट नंबर, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम इस डेरिवेशन को समझेंगे। जैसा कि बता रखा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्राइक वायर ऑफ इनफिनिट लेंथ। तो इनफिनिट लेंथ के बारे में बात की जा रही है, यानी कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं डेरिवेशन के बारे में। तो डेरिवेशन आपने समझ लिया कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी और किस प्रकार से हम डायग्राम को बनाएंगे और उससे स्पष्टीकरण करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जैसा कि हम साइड में चित्र बनाते हैं, जैसा कि चित्र बनाते रहते हैं ठीक उसी प्रकार से उन्हीं लाइनों को हमको लिखना होता है। यदि दोस्तों हमें समय कम होता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चित्रानुसार और आगे के जो मतलब संबंध होते हैं यानी समीकरण होते हैं उनको लिख करके समीकरण को हल कर देते हैं और फाइनल डिसीजन पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से भी डेरिवेशन को भी हल किया जा सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो कह रखा है कि माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो दोस्तों लाइन को बढ़िया तरीके से समझना है और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि एक अनंत लंबाई का सीधा तार है दोस्तों। अब इस तार पर बात की जा रही है, तो क्या है कि माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार पर आवेश जो होता है वो कैसा है, एक समान रूप से, मान के चलो प्लस आवेश है, वो क्या है, समान रूप से पूरे पृष्ठ पर वितरित है। फिर दरका जिसका रेखीय आवेश घनत्व, भाई जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। फिर दरका इस आवेश तार को r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों। अब इसको आप समझ लीजिए कि ये क्या चीज़ बताई गई। भाई इस तार से मान के चलो यहाँ r दूरी और यहाँ से यहाँ पर r दूरी, तो इस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। तो दोस्तों समझिए, इसमें हमको बताया जाता है कि ये जो हमारा तार है और तार से r दूरी पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से ले लेते हैं। और अगर इसको हम गोल टाइप से करें, चारों तरफ गोल को घुमाएं इस तरीके से और इस लाइन को भी मेंशन करा दें, इसी प्रकार से इस लाइन को इस तरीके से हम घुमा करके और इसको हम मेंशन करा दें। तो जैसा कि बात की जाती है, तो ये जो तार है
वो क्या अनंत लंबाई का है, इसलिए क्या रहेगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा, यहाँ भी नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पृष्ठ बन जाएगा। अब इस पृष्ठ के बारे में हमें यहाँ पर r दूरी पर मान के चलिए कोई बिंदु ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लीजिए। मान लीजिए P बिंदु है, तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया गया है दोस्तों। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि चित्र के बारे में और मुख्य लाइनें क्या क्या होती हैं, उनको किस प्रकार से मेंशन किया जाता है, और फिर आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। हालांकि यहाँ पर मैंने इसका एक थोड़ा सा बैच बना करके आपको दिखा दिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब आगे जो लाइन के अंतर्गत दिखाया गया है, पहले आप इसकी डिफिनेशन को समझ लें कि क्या क्या लाइनों को किया गया है। अगर आप चाहें तो आप पहले लाइनों को लिख सकते हैं, साथ में डायग्राम बना सकते हैं, या पहले डायग्राम बना सकते हैं साथ में फिर बाद में लिख सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि आपको अच्छा लगे। तो देखिए आगे बात की जा रही है कि आवेशित तार को अक्ष मानकर, दोस्तों जो आवेशित तार था तो उसको अक्ष मानकर यल लंबाई तथा आर त्रिज्या के एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जैसा कि अभी दोस्तों मैं चर्चा कर चुका हूं, तो जब मैंने बेलन टाइप का बनाया था तो वो हमारा क्या बना, एक गॉसी पृष्ठ बना था दोस्तों। फिर दे रखा है वेलनाकार गॉसी पृष्ठ के दो सपाट पृष्ठ यानी कि S1 व S2 और एक वक्र पृष्ठ या वक्राकार पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस जिसको S3 है। फिर दे रखा है सममिति के कारण वक्राकार क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, यानी कि जितने भी बिंदु बताए गए हैं उन पर तीव्रता क्या दर्शा रखी है, E के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणाम में समान व त्रिज्या वार की ओर दिष्ट होगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जैसा कि इतने सब की अगर बात की जाए तो इन सब में आपको फिर से मैं बताता हूँ कि ये तार जो था हमारा, और तार के रूप में ये हमको क्या मिला था, एक गॉसी पृष्ठ मिला था। इस तरीके से समझिए थोड़ा सा, ये गॉसी पृष्ठ मिला था। तो इसमें मैंने यहाँ पे बताया था बिंदु क्षेत्र के लिए, तो इन्होंने बताया है कि दो सपाट पृष्ठ ये जो दे रखा है, एक मान लो S1 एक मान लो S2, ये सपाट पृष्ठ बोले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो दिखा रखा है, ये गोल टाइप का जो दिखा रखा है, जैसे बेलन होता है तो बेलन के बाहरी सतह जो दिखाई जाती है वो क्या होती है, वक्राकार पृष्ठ होती है। तो ये वाली वक्राकार पृष्ठ रहेगी और इसको हम क्या नाम दे देंगे, S3 नाम दे देंगे। तो मेरे ख्याल से पृष्ठों के बारे में आपने समझ लिया। S1 S2 कौन से पृष्ठ, तो ये समतल पृष्ठ। इसके अलावा S3 जो है वो कैसा है, वक्राकार पृष्ठ है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इतना हम लिख सकते हैं अपने तरफ से चित्र जब बनाते हैं तो चित्र के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि S1 S2 के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, तो उसकी अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखिए कह रखा है कि, तो दोस्तों कह रखा है कि सपाट पृष्ठ S1 व S2 पर क्षेत्रफल अवयव DA के क्षेत्रफल सदिश D वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E परस्पर लंबवत है। एक कंडीशन बताई गई है, तो इसमें भी आपको हम बताते हैं और फिर एक बार में डायग्राम को पूरा स्पष्ट करा देंगे। तो इतना आप समझिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको अनंत लंबाई का तार लेना है। अब इस पर हमने एक पृष्ठ फिर से वही चीज़ बना दी बेलन टाइप का समझने के लिए, तो हमने चर्चा की थी। तो यहाँ बोला था मैंने S2, यहाँ बोला था मैंने S1, यहाँ मैंने बोला था S3। अब इन्होंने क्या बोला दोस्तों, कर रखा कि S1 और S2। तो S1 S2 पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा सूक्ष्म पृष्ठ होगा, तो उस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे DA। अब इसके सदिश के बारे में बात करें तो सदिश वेक्टर क्या रहेगा, सदिश के बारे में बात करें तो सदिश रहेगा D वेक्टर A। अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा, वेक्टर E। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इन्होंने क्या बताया कि जो DA है तथा वैद्युत क्षेत्र E, यानी जो DA है और वैद्युत क्षेत्र जो E है वो परस्पर लंबवत हैं, यानी कि 90 का कोण बनाते हैं। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इससे आगे। अब यहाँ पर फिर से आपको बताते हैं जो मेन बात कही गई है
ये जो हमारा प्रश्न था सूक्ष्म वाला, तो ये जो है वो क्या है, ई है, वेक्टर ई। और इस तरीके से हम यहाँ ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, डी वेक्टर ये। अब इन दोनों के बीच में कोण के बारे में बात करेंगे, कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि लंबवत के बारे में बताया गया। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे आपको क्या कंडीशन दिखा रखी, तो S1 और S2, जब S1 और S2 पृष्ठ के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें DA और क्षेत्रफल वेक्टर E परस्पर लंबवत होते हैं, अतः बात करेंगे, अतः समतल पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई इक्वल में, दोस्तों आप पढ़ते हैं कि EA, आपने पढ़ा था EA मतलब E डॉट DA, और यहाँ क्या होता था, कॉस थीटा। इस तरीके से दोस्तों पढ़ते थे, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर और वेक्टर हटा देते थे, कॉस थीटा लाते थे। तो आप समझिए यहाँ पर E के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा, और डी वेक्टर लग गया, सॉरी वेक्टर नहीं रहेगा इस पर, इंटू में। अब बात करते हैं कि कॉस 90 क्या आता है, कॉस 90 डिग्री कितना आता है, कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कॉस 90 डिग्री। अब आप लोग जानते हैं बहुत से बच्चे कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यूएशन कितनी होती है, 0 होती है दोस्तों। तो कॉस 90 वैल्यूएशन 0, यानी कि अगर बात करें तो विद्युत फ्लक्स जो हमारा दिखाया जाएगा, तो ये कौन से के लिए, एक S1 रहेगा फाई 1 S1 के लिए, और फाई 2 जो कि S2 के लिए रहेगा, और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि किस प्रकार से यहाँ पर स्पष्टीकरण इसका किया गया है। तो आप लोग, जिन लोगों को नोट करना है वो साथ साथ में इसको नोट भी करते रहें और समझने का साथ में ही प्रयास करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ का कंडीशन दे रखी है, तो जो हमारे पृष्ठ S1 है और S2 है, उस पर जो विद्युत फ्लक्स फाई की बात करेंगे तो फाई 1 S1 के लिए, फाई 2 S2 के लिए, तो इन दोनों के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा दोस्तों। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आगे कि आगे किस प्रकार से है, और इसके डायग्राम को, अभी स्पष्टीकरण जो बना हुआ है डायग्राम, उसके बारे में बताते हैं। अभी तक मैं डायग्राम अपनी तरफ से कुछ उसका बेस बताया करता था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। तो सबसे पहले डायग्राम की चर्चा करते हैं और डायग्राम को स्पष्ट कराते हैं। डायग्राम में तो जो ये तार दिखाई दे रहा है, ये कैसा तार है, अनंत लंबाई का तार है, और इस पर आवेश कौन सा है दोस्तों, प्लस। कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, जो कि क्या है, एक समान रूप से वितरित है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि ये जो तार है वो कैसा है, अनंत लंबाई का है, और इस पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है। अब इस तार से और इस पृष्ठ तक r दूरी मान के चलेंगे कि r दूरी पर एक हमारा जो पृष्ठ है दोनों तरफ, वो क्या है, एक पृष्ठ बन रहा है। तो और साथ में ऊपर के बारे में बात करेंगे, एक ऊपर पृष्ठ बन रहा है और एक नीचे पृष्ठ बन रहा है। तो ये जो आकृति होती है दोस्तों, वो काय की बन जाती है, बेलन की आकृति बन जाती है, और इसी को हम पृष्ठ को क्या बोलते हैं, गॉसी पृष्ठ कहते हैं। तो देखिए S1 गॉसी पृष्ठ के रूप में पूरा लिया गया, S1, और यहाँ पे S2, ये दो पृष्ठ जो हैं वो कैसे हैं, सपाट पृष्ठ है। और ये वाला जो पृष्ठ है इसको बोलते हैं कौन सा पृष्ठ, वक्राकार पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ, वक्राकार पृष्ठ। अब इससे कुछ दूरी पर मान के चलिए बिंदु हमारा R है। तो R से अब इन्होंने बताया कि जो क्षेत्रफल अवयव यानी कि क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो D वेक्टर ये, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E, और DA क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल अवयव रहता है, और इसको पृष्ठ S3 के नाम से। इसी प्रकार से यहाँ बात करते हैं, यहाँ E और DA जो कि बताया था मैंने 90 डिग्री पर, और यहाँ पर जो DA दिखाया गया है तो वो होता है क्षेत्रफल अवयव, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश, ये वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार से यहाँ कंडीशन दे रखी है। तो और इस पूरे गॉसी पृष्ठ की लंबाई जो है वो दोस्तों क्या है, L है, स्मॉल l है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। अब डायग्राम को आपने स्पष्ट कर लिया होगा। तो अगर हम यहाँ से अपनी तरफ से लिखना चाहें तो
अभी तक जो चीज़ें मैंने लिखवाई हैं वो सारी चीज़ें ना लिखें तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि माना एक अनंत लंबाई का, देखिए किस तरह से चित्र के बारे में लिखते हैं कि माना एक अनंत लंबाई का तार लिया जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है तथा इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले रखा है, r ले रखा है, तो एक r लेते हैं जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और r दूरी के लिए दोनों तरफ यानी कि जो तार है उसे दोनों तरफ हम एक पृष्ठ को निरूपित करते हैं। तो जब पृष्ठ को निरूपित करते हैं तो हमको एक गॉसी पृष्ठ मिल जाता है जिसमें S1 और S2 हमारे दो सपाट पृष्ठ होते हैं और S3 एक हमारा वक्राकार पृष्ठ होता है। और बात कर लेते हैं कि S1 और S2 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश जो होते हैं उनके बीच में कोण 90 का बनता है, यानी लंबवत होते हैं एक दूसरे के। जबकि यहाँ का दे रखा है 0 या फिर 180, तो ये एक दूसरे कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं आगे। तो ये तो था चित्र के बारे में। तो इतना सारा लिखने के बाद में आप पहुँचेंगे फाइनल डिसीजन पर, जिसमें आप बताएंगे कि S1 और S2 के लिए जो हमारा विद्युत फ्लक्स रहेगा वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा S3 के बारे में। तो S3 की पृष्ठ की चर्चा करेंगे। तो चलिए, अब आपने इस डायग्राम को बढ़िया तरीके से समझ लिया और किस तरीके से डायग्राम के बारे में लिखते हैं वो भी आपने स्पष्ट कर लिया। अब चलिए जो बुक में दे रखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझा। अब बढ़ते हैं आगे। अगर यदि दोस्तों किसी को भी कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और यदि अपना डाउट क्लियर कराना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि JMD CT1 के अंतर्गत है तो उसे जा कर के उसे ज्वाइन करें और अपने डाउट को वहां से क्लियर कर लें। तो देखिए कह रखा है कि वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव DA के लिए क्षेत्रफल सदिश D वेक्टर E तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E की दिशा में एक वक्राकार पृष्ठ वक्राकार पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको हो सकता हो क्लियर ना हो तो मैं पहले बता देता हूँ। पहले किया था S1 और S2 के लिए, तो हमने जाना ये कैसे थे, समतल पृष्ठ थे, यानी कि समतल पृष्ठ बोल सकते हैं, सपाट बोल सकते हैं। तो ये जो पृष्ठ थे इन पर हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में जब चर्चा की थी तो इन पर मिला था, क्या मिला था हमको कि φ1 और इक्वल में φ2 बराबर में कितना था, 0 था। यानी कि हमको ये चीज़ प्राप्त हो गई थी। तो ये 2 के लिए था, एक S1 के लिए था और एक S2 के लिए था। अब चर्चा करेंगे दोस्तों किसके बारे में, S3 के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि S3 का जो पृष्ठ दिखाया गया है वो किस प्रकार का पृष्ठ है। तो वो हमारा कैसा पृष्ठ दिखा रखा है, वो पृष्ठ हमारा एक वक्राकार पृष्ठ है दोस्तों। कैसा पृष्ठ है, वक्राकार पृष्ठ है। तो इस वक्राकार पृष्ठ पर हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स की। तो इनकी जो दिशा दिखा रखी है, यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश है यानी D वेक्टर ये है और साथ में वेक्टर E है, इन दोनों की चर्चा कर रहे हैं। तो इन दोनों की दिशा क्या रहेगी, बताया गया है कि एक ही दिशा में है, मतलब एक लाइन बनी है, ये चीज़ इधर चल रही है, दूसरी भी इधर चल रही है, तो ये एक ही दिशा में बोली जाएगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे के समांतर भी हैं। तो कंडीशन बनती है 0 ले सकते हैं या फिर 180 डिग्री ले सकते हैं। इन दो एंगलों में से कोई सा भी यूज कर सकता है। तो बात करते हैं आगे। तो इनमें से हमने बताया कि एक एंगल का हम यूज कर लेंगे। तो अब हमारे पास में बात करेंगे कौन सा पृष्ठ दे रखा है, सूक्ष्म पृष्ठ है दोस्तों। तो देखिए कंडीशन के अंतर्गत D फाई E इक्वल में वेक्टर E इंटू में D वेक्टर ये, तो मैंने बताया सदिश के रूप में है, सदिश को हटाएंगे तो E DA कॉस, बात कर लेते हैं यहाँ पे एंगल मैंने बताया 0 या फिर 180, 0 लिया गया है। और कॉस 0 इज वैल्यूएशन दोस्तों, कॉस 0 इज वैल्यूएशन कितनी होती है, 1 होती है। 1 होती है तो इसकी जो 1 मान आ जाएगा, मतलब हमको क्या मिलेगा, E और साथ में DA मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें जब पृष्ठ S3 के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर सूक्ष्म पृष्ठ के लिए D मतलब E और साथ में DA मिलेगा।
अब बात करेंगे संपूर्ण गॉसी प्रश्न से। अब इसी के लिए, जब पहले हमने सूक्ष्म प्रश्न के लिए बात किया तो पूरे वाले प्रश्न से बात करेंगे, पूरे प्रश्न के लिए। तो पूरे प्रश्न की जब हम चर्चा करेंगे तो समझिए मैंने क्या बताया था कि या तो इस सूक्ष्म प्रश्न का हम क्या करा देते हैं, इंटीग्रेशन करा दें, या फिर योग करा दें, यानी सिग्मा के चिन्ह के द्वारा इसको दर्शा दें, तो हम इसका संपूर्ण निकाल सकते हैं। वैसे भी संपूर्ण निकालने के लिए मैंने और तरीका बताया था कि फाई ई इक्वल में ई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा संपूर्ण के लिए, पहले आप इधर समझ लें कि फाई ई इक्वल में ई और साथ में ए। जो बच्चे यहाँ से डायरेक्टली समझना चाहे वो डायरेक्टली समझ सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं, किसके लिए, संपूर्ण के लिए है, और ई के लिए मान जो होता है वो रखते हैं, मतलब ई का ई रख देते हैं। अब ये के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, ये हमारा क्या है भाई, क्षेत्रफल है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में पाई आर एच क्या होता है, पाई आर एच। तो इसको हम रख देंगे तो ये हमारे समीकरण के रूप में फाइंड हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ तक क्लियर कर ली। अब देखिए बुक में किस प्रकार से बताते हैं, बुक में कराते हैं इसका इंटीग्रेशन, यानी कि वंद समाकलन। तो वंद समाकलन के अंतर्गत आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर जो संपूर्ण के बारे में बात की गई है, तो संपूर्ण गॉसी मतलब विद्युत फ्लक्स के लिए संपूर्ण जो गॉसी पृष्ठ है, तो गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो गॉसी पृष्ठ के लिए हम क्या लिखेंगे कि वंद इंटीग्रेशन और पृष्ठ S3 और साथ में ई डी ए। तो ई डी ए जो दिखा रखा है, तो ई डी ए की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ई को बाहर करेंगे, ई को दोस्तों क्या करेंगे हम बाहर करेंगे, और साथ में जो बंद इंटीग्रेशन के बारे में बात करिए प्रश्न 3 के लिए, तो ये क्या मिल जाएगा, डी ए मिल जाएगा। तो आप जानते हैं कि परंतु यहाँ पर बंद इंटीग्रेशन यही है S3 डी ए, जो कि बेलन के वक्राकार पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल है, जिसको 2 पाई आर एल के अंतर्गत दर्शाया गया है। जैसा कि अभी हमने बात की थी 2 पाई आर एच, तो एच क्या थी, ऊंचाई थी, मगर इसमें ऊंचाई किसके द्वारा है भाई, एल के द्वारा है। तो यहाँ पर इसलिए इसका एल का प्रयोग किया गया है। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि फाई ई इक्वल में ई और साथ में 2 पाई आर एल, जो कि समीकरण नंबर फर्स्ट के रूप में आ जाता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और जो चीज़ मैंने पहले बताई कि आपको इतना सारा करना ही नहीं है, यहाँ तक करना है, और आप लिखेंगे संपूर्ण प्रश्न के लिए, और डायरेक्ट आप पहुँचेंगे कहाँ पर, फाई ई इक्वल में ई और साथ में ए, और ए के बारे में बताएंगे 2 पाई आर ई एल, और इसे पुट करा देंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट को फाइंड कर लेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आगे दे रखा है परंतु गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय जो थी वो क्या थी हमारे पास में, गॉस की प्रमेय थी कि फाई ई इक्वल में क्यू वाई एप्सिलॉन 0, या फिर यहाँ पे 1 एप्सिलॉन 0 इंटू में वंद गॉसी पृष्ठ से घिरा आवेश, यानी कि क्यू। तो इसकी चर्चा थी। तो अब हम क्या करेंगे कि फाई ई को यहाँ रखेंगे, यहाँ पे जो फाई ई था समीकरण फर्स्ट से इसकी वैल्यूएशन को रख देंगे। तो जो समीकरण फर्स्ट से इसकी वैल्यूएशन को रखेंगे तो किस प्रकार से हमें मान मिलेगा। और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि इसमें तो साथ में रखना ही रखना है, इसकी जगह पर यह आ जाएगा क्या, ई और साथ में 2 पाई आर एल। इसके अलावा जो गॉसी पृष्ठ दे रखा है, तो पृष्ठ के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, परंतु रेखीय आवेश घनत्व जो कि लेमडा इक्वल में क्यू बाई एल। तो यहाँ से क्यू निकालें तो लेमडा एल मिल जाता है। अब अगर ये ना रखें अभी, तो इस वाले में जो संबंध हमको मिला, कौन सा संबंध मिला, जो विद्युत फ्लक्स यानी गॉस की जो प्रमेय थी, तो गॉस की प्रमेय के अंतर्गत हम बात करते हैं। तो गॉस की प्रमेय में जो ये बंद गॉसी पृष्ठ से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्यू और साथ में लेमडा एल। देखिए फाई ई और ये इक्वल में, और यहाँ क्या बोलेगा 1 एप्सिलॉन 0 और लेमडा एल, समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड के लिए क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे। अब कंपेयर कराते हैं और बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम इनमें क्या करा देंगे, कंपेयर यानी तुलना करा देंगे। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की जब तुलना कराएंगे तो हमने बताया था कि फाई ई की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एल आ जाएगा, और बाकी क्या था जो हमारे पास संबंध में था 1/4 एप्सिलॉन 0 और साथ में लेमडा एल। तो ये जो समीकरण सेकेंड था, वही बात समझिए, जो समीकरण सेकेंड था, तो समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से वैल्यूएशन को हमने इसमें रख दिया या कंपेयर करा दी, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और
समझते हैं आगे। तो यहाँ से ई को रोक लेंगे और 2πr_l, अगर बात करें यल से यल को क्या कर सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं। तो कैंसिल कराएंगे तो यहाँ से जो 2π है वो यहाँ एडजस्ट कर दिया, 1/4 को क्या बचा, r बचा, और ऊपर क्या बचा, लैम्डा। तो लैम्डा बाई r, और इसका मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। अब यहाँ तक आपको डेरिवेशन ये क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये जो डेरिवेशन था वो आपको मैंने किस का डेरिवेशन करवाया है, इसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं है। तो ये आपको समझना है कि ये जो डेरिवेशन करवाया है वो किसके लिए करवाया गया, कि एक अनंत लंबाई का जो एक समान सीधा तार था, या एक आवेशित सीधा तार था, उसके चारों तरफ जो गौसी पृष्ठ था, तो गौसी पृष्ठ क्या था, जो कि r दूरी पर था, तो वहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड कर लिया है दोस्तों। तो ये रहेगा इसका संबंध दोस्तों। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इसकी चर्चा के लिए, यहाँ तक आपको क्लियर कर देना है। अब इसके सदिश रूप के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका सदिश रूप जो दर्शाया जाता है, तो सदिश रूप में क्या दिखा रखा है कि वेक्टर, यानी ई पर क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे, वहाँ की लैम्डा एकम लैम्डा आ गया लैम्डा, आपकी 2πε0, या आप बहुत से बच्चे क्या होते हैं ε0 को ε0 भी पढ़ते हैं, तो आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जो ε0 होता है चाहे ε0 पढ़ लो और चाहे ε0 पढ़ लो, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r का केफ हो जाएगा। तो ये जो रूप रहेगा वो कैसा रहेगा, सदिश रूप रहेगा। तो आपको ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा संबंध बनता है, तो संबंध की चर्चा करना याद रखेंगे। दूसरी बात, यहाँ तक हमारा डेरिवेशन पूर्ण हो जाता है। सदिश रूप के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, और जहाँ दे रखा है, जहाँ कि r के कामा त्रिज्या r के अनुदिश एकांक सदिश है, यानी कि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको दोस्तों क्लियर हो गया। अगर चाहें तो एक दो लाइन की हम इसमें और भी चर्चा कर सकते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं उसके बारे में और समझते हैं। तो आप यहाँ तक समझेंगे कि डेरिवेशन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो मुख्य लाइनें दोस्तों इसमें क्या थी, सबसे पहले आप चलिए इसके बारे में, मुख्य लाइनों के बारे में आगे चर्चा कर देते हैं, और एक शॉर्टकट में बता देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें मुख्य लाइनों को ध्यान रखना है और किस तरीके से आसान शब्दों में इस डेरिवेशन को समझ सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब देखिए लास्ट लाइन के बारे में, वैसे डेरिवेशन यहाँ तक पूरा हो चुका है, तो कुछ और लाइनें मेंशन करना चाहें तो हम और लाइनें मेंशन कर सकते हैं। वो क्या है कि इस प्रकार अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, जो कि क्या रहता है, ई वायुक्रम लैम्डा, बात करूँगा अनुक्रम, यहाँ पे क्या बोलेंगे, अनुक्रमानुपाती। तो ई अनुक्रमानुपाती लैम्डा या फिर ई अनुक्रम लैम्डा, और तथा यहाँ पर क्या रहेगा, ई व्युत्क्रम 1/r। तो जहाँ पर अनुक्रमानुपाती होता है यहाँ पर अनुक्रमानुपाती लिया जाएगा, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती लिया जाएगा। तो ये भी आप चाहें तो एडजस्टमेंट इसका भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दे रखा धनावेशित तार के लिए वेक्टर ई की दिशा तिरज्यता बाहर की ओर तथा ऋणावेशित तार के लिए तिरज्यता अंदर की ओर होगी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो धनावेशित तार है उसमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है या फिर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो त्रिज्या कैसी रहेगी, बाहर की ओर, ऋणावेशित के लिए कैसी रहेगी, अंदर। यानी कि देखिए प्लस है तो क्या रहेगी, बाहर रहेगी, क्या रहेगी, बाहर की ओर, और माइनस चार्ज है तो क्या रहेगी, अंदर। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक जो चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे डेरिवेशन को शॉर्ट तरीके से किस तरीके से करना है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं, फिर हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए आगे शॉर्टकट में चर्चा कर देते हैं कि किस तरीके से इसके मुख्य मुख्य पॉइंटों को आपको लिखना है और समझना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे कि हमें दे रखा है कि अनंत लंबाई का एक समान सीधा तार। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इस तरीके का डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम को आप स्पष्ट कर सकते हैं, एक मिनट, गोल टाइप का बना लो, इस तरीके से बना लो, इस तरीके से बना लो, और इनको आपस में मैच करा दो। तो इसमें क्या रहेगा, पृष्ठ रहेगा S3 के बारे में, और इसे बोलेंगे S2 के बारे में, इसे बोलेंगे S1 के बारे में। डायग्राम तो मैंने आपको स्पष्ट करा ही दिया है, प्लस आवेश वितरित है पूरे पर। और यहाँ लिख सकते हैं जब अगर समय है तो समय के अनुसार, चित्र के बारे में आता है चित्र के बारे में लिखेंगे, वरना क्या लिख देंगे,
कि चित्रानुसार, क्या लिख देंगे, चित्रानुसार, चित्रानुसार। और सबसे पहली लाइन के बारे में बात करेंगे तो जो विद्युत फ्लक्स होंगे, तो S1, देखिए मुख्य लाइनों की चर्चा कर रहे हैं अब। S1 व S2 पर फ्लक्स यानी कि फाई, तो φ1 इक्वल में φ2 और इक्वल में क्या हो जाएगा 0। तो आपको ध्यान रखना है कि S1 और S2 पर क्या रहेगा, हमारा विद्युत फ्लक्स शून्य रहेगा। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं। अब आगे जो हम चर्चा करेंगे, तो आगे जो हम चर्चा करेंगे तो अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, S3 के बारे में। तो S3 पर फाई, S3 पर फाई फाई ई, जो कि क्या होता है डी फाई, सूक्ष्म पृष्ठ के लिए रहेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर मुख्य बात क्या लिखनी है हमको, हमें लिखना है ई और साथ में। और दोस्तों जब हमने जीरो फाइंड किया था तो हमें ध्यान रखना है कि S1 और S2 में ई यानी मतलब वेक्टर ई और साथ में डी वेक्टर ए के बीच में कोण कितना था, 90 था। मगर अब S3 में बात करेंगे तो ये जो दोनों कैसे में रहेंगे, समांतर रहेंगे, एक ही दिशा में रहेंगे। तब हम क्या लिख सकते हैं कि डी ए, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस, और यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ध्यान रखें तो, अगर ना याद रखें तो हम केवल अपना क्या याद रखना है, केवल इतना याद रखना है, क्योंकि जीरो रखते हैं कॉस जीरो इस बलवश में क्या हो जाती है 1, तो हमको केवल इतना ध्यान रखना है। फिर हम जब पूर्ण के लिए, किसके लिए बात करेंगे, पूर्ण के लिए, बहुत शॉर्टकट लाइनें हैं ये, पूर्ण पृष्ठ के लिए, पूर्ण के लिए, जब पूर्ण के लिए बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि फाई और इक्वल में यहाँ रहेगा बंद इंटीग्रेशन, और यहाँ S3 पृष्ठ के लिए है, और यहाँ क्या रहेगा ई और साथ में डी है। अब अगर बात करें यहाँ से कि आगे की लाइन क्या थी, तो मैंने आपको तो बताया था कि अगर ये चीज़ ना लिखते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली क्या मिलेगा, ई और साथ में डी है, और डायरेक्टली उसका मान रह जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं आगे। देखिए आगे जब बात करेंगे तो क्या मिलेगा हमको कि जो फाई ई था, फाई ई जो था, यानी कि हमारे पास में ई को बाहर कर लेता है, और इंटू में बंद इंटीग्रेशन, और साथ में S3, और यहाँ क्या मिल जाएगा डी ए मिल जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसके लिए यानी कि जो बंद इंटीग्रेशन S3 इक्वल में जो डी ए है, सॉरी इक्वल में लिख दिया, इंटू में रहता है, इंटू में डी ए, तो इसके बराबर में क्या रहेगा 2 पाई आर और एल। तो इस मान को हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर बात करेंगे किसकी, गॉस की प्रमेय की। तो गॉस की प्रमेय क्या थी हमारे पास में, गॉस की प्रमेय थी फाई ई इक्वल में गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल में हमारे पास में था क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। अब इसमें क्या क्या चीज़ें रखनी थी, एक तो क्यू बराबर में हमको आई मतलब लेमडा और एल लिखना था। इसके अलावा दूसरा अगर बात करें, दूसरा क्या रखना है, तो फाई के बराबर में अगर बात करी जाए तो ये वाला जो मान है वो कहाँ आ जाएगा, वो इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी हमको यहाँ पे मिल चुका होगा ई और इंटू में 2 पाई आर और एल। इस मान को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और इस मान को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और इसकी क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे, और कंपेयर कराएंगे फाइनल डिसीजन पे पहुँच जाएंगे। तो फाइनल डिसीजन पे हम पहुँचेंगे तो फाइनल डिसीजन में क्या मिलेगा, फाइनल डिसीजन पे हमको मिलेगा 2 पाई, तो हम फाइनल डिसीजन पे पहुँचेंगे 2 पाई और यहाँ आर और यहाँ एल, और इक्वल में यहाँ से लेमडा और यहाँ से एल, और अपॉन में एप्सिलॉन जीरो, और इंटू में यहाँ क्या था ई था। तो इसकी जब चर्चा करेंगे तो यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और आगे बात करें तो हमको मिल जाएगा ई बराबर में यहाँ से आप चाहें तो इसे लेमडा लिख सकते हैं, और लेमडा, और यहाँ का मिल जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन जीरो
2 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। तो आर कहाँ रहेगा दोस्तों, आर इंटू में रहेगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं। इंटू में आप चाहो तो 1/r कर लो, और या फिर इस लेमडा को यहाँ पर शामिल कर दो। जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ, चलिए फिर से, नहीं तो आप कहेंगे कि ये इसमें किस तरीके से करवा दिया। तो यहाँ 1/, में 2 पाई और एप्सिलॉन 0, यहाँ लेमडा लिख देंगे, और यहाँ क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। अब दोस्तों इसी का कर दिए, ये हमारा क्या हो गया, संबंध क्लियर हो चुका है। उसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। अब इसी को हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में दोस्तों क्या हो जाएगा, सदिश रूप के लिए इसी में मैं थोड़ा संशोधन कर देता हूँ। सदिश रूप जब हम लिखेंगे तो यहाँ लगाएंगे वेक्टर, और यहाँ लगाएंगे लेमडा, और यहाँ लिख देंगे आर के, क्या लिख देंगे यहाँ पे, आर के। तो ये हमारा दोस्तों का हो जाएगा, ये हमारा रूप सदिश रूप हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपने यहाँ तक इसको बहुत बढ़िया तरह से समझ लिया होगा, और इस डेरिवेशन को आप जब अपने मतलब मुख्य पॉइंटों के द्वारा जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। अगर यदि कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें। और आज के लिए बस यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।